प्रिय बच्चों, अब तक हमने 2 लेसन पढ़ा चुके हैं और उनके प्रश्न उत्तर भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज चुका हूँ, जिससे आप पूर्ण रूप से तैयार करें फेर कापी में। और आज का वादन तीसरे लेसन पर है। तीसरे लेसन का नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इस लेसन में आपको सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करना है, जिसमें सबसे पहली सामाजिक संस्था में आता है जाति व्यवस्था। तो आपको इस लेसन में जाति व्यवस्था के बारे में देखना है कि जाति व्यवस्था क्या है। तो जाति एक प्राचीन संस्था है जो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का हिस्सा है। भारत में 2 जातियां हैं। एक तो भारत के अतीत का हिस्सा है तथा दूसरी भारत के वर्तमान का हिस्सा। जाति अंग्रेजी के शब्द कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली मूल के शब्द कोस्टा से हुई है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह अथवा समुदाय। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग, जिसमें समाज की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 श्रेणियां हैं और इन चारों श्रेणियों के विभाजन को वर्ण कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों श्रेणियों के विभाजन को वर्ण कहा जाता है। अब इसी जाति व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे जाति एवं वर्ण में अंतर। जाति और वर्ण में क्या अंतर है? जाति किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे जाति, इसके बाद देखेंगे वर्ण। तो जाति में नंबर 1, इसे क्षेत्रीय या स्थानीय उपवर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है, और जबकि वर्ण इसे एक अखिल भारतीय सामूहिक वर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है। नंबर 2, जाति अधिक्रम के वर्गीकरण क्षेत्रीय हैं, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलते रहते हैं, जबकि वर्ण इसमें चारों वर्णों का वर्गीकरण संपूर्ण भारत में एक समान है, चारों वर्णों का। नंबर 3, इसकी उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। जाति की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी और वर्ण इसकी उत्पत्ति वैदिक काल में हुई थी। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे वर्ण 4 वर्ण हैं, इनकी उत्पत्ति ये बताया जाता है कि वैदिक काल में हुई थी। और जाति जन्म से निर्धारित होती है, जबकि वर्ण या जन्म से निर्धारित नहीं होती है। जाति इसमें स्थान
परिवर्तन संभव नहीं होता है, जबकि वर्ण में स्थान परिवर्तन संभव हो सकता है। इसके फलस्वरूप आप देखेंगे जात की विशेषताएं, जात की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो भारतीय समाज में जात की सामान्य विशेषताएं बताई गई हैं। इसमें नंबर 1 आता है, जाति जन्म से निर्धारित होती है तथा इसमें चुनाव का विषय नहीं होता है। जात में चुनाव का विषय नहीं होता है। जाति समूह सजातीय होते हैं, अर्थात विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। समाज जातियों एवं उपजातियों में विभाजित होता है। जातियों एवं उपजातियों में विभाजित होता है और पारंपरिक तौर पर जातियां व्यवसाय से जुड़ी होती हैं। एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जात से जुड़े व्यवसाय को ही अपना सकता था, लेकिन आज वर्तमान में ऐसा नहीं है। आप किस कास्ट के हैं, किस जाति के हैं, आप अपनी योग्यता के आधार पर, आप अपनी सोच के आधार पर, आप अपने विचारों के आधार पर कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम हैं। अब अनेक विचारकों ने जात के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, जिसमें विभिन्नता। समाज में जाति एक दूसरे से भिन्न होती हैं तथा प्रत्येक जाति के अपने नियम तथा कानून होते हैं। हर एक जातियों में, जैसे कहा जाए ब्राह्मण जात, क्षत्रिय एवं अन्य प्रकार की जो जातियां हैं, सबके नियम और कानून होते हैं, चाहे वो वैवाहिक नियम और कानून हो, चाहे सामाजिक वैवाहिक नियम कानून हो, या जो है अन्य क्षेत्रों की अन्य क्षेत्रों में नियम और कानून हो। तो ये कहा गया है, समाज में जाति एक दूसरे से भिन्न होती है तथा प्रत्येक जाति के अपने नियम तथा कानून होते हैं। नंबर 2 संपूर्णता। नंबर 1 में आती है विभिन्नता और नंबर 2 में आता है संपूर्णता। इसमें जातियों तथा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता है। संपूर्णता में वे एक बड़ी संपूर्णता से संबंधित होकर ही अपना अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। समाज की संपूर्णता में सभी जातियां शामिल होती हैं, ब्राह्मण से लेकर के और शूद्र तक। संपूर्णता में सभी जातियां समान होती हैं, एक जैसी होती हैं। जाति और उपनिवेशवाद औपनिवेशिक शासन काल के दौरान भारत में अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को देखकर उसके बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए जनगणना का कार्य किया। इसके माध्यम से वही समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के मूल्यों, विश्वासों, रीति रिवाजों आदि को जानना चाहते थे। इसके फलस्वरूप जाति व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था भी आती है, क्योंकि मानव के लिए भूमि का होना बहुत जरूरी है। तो औपनिवेशिक शासन के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था तथा अन्य कानूनों ने उच्च जातियों के अधिकारों को वैध मान्यता प्रदान की। अब ये जातियां सामंती वर्गों की बजाय आधुनिक अर्थों में भूस्वामी बन गई। उच्च जाति के लोग जो थे ये भूस्वामी हो गए, निम्न जाति के लोग एवं मध्यम जाति के लोग ये जो है इससे दूर रहे।
और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया। अब इसके फलस्वरूप आगे जो आप इसमें अध्ययन करेंगे इसी लेसन में, तो समकालीन भारत में जाति व्यवस्था, दलित वर्गों को संगठित करने का प्रयत्न 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हो चुका था। महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1920 के दशक से अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध था तथा भारतीय संविधान में इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। संवैधानिक रूप से लोगों को बिना किसी भेदभाव के रोजगार उपलब्ध करवाना तथा सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाने लगा। शहरों में जातिगत भेदभाव को मिटाकर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराए गए। इसके फलस्वरूप जातीय संस्कृति पर ध्यान देना है। जातीय संस्कृति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न जात के सदस्य किसी उच्च जात के क्रियाकलापों को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने का प्रयत्न करते हैं, ऊंचा करने का प्रयत्न करते हैं। इसमें बेहतर जीवन स्तर, सामाजिक स्तर में सुधार, सामाजिक स्तर में सुधार तथा उच्च जात एवं निम्न जाति के बीच की खाई कम होती है। निम्न जात के लोगों द्वारा उच्च जात के रीति रिवाजों को अपनाया जाता है, जैसे शाकाहारी बन जाना, यज्ञोपवीत धारण करना तथा धार्मिक उत्सव मनाना आदि। जैसे पहले निर्धारित किया गया था कि ब्राह्मण ही यज्ञोपवीत धारण कर सकता है, लेकिन पूर्व वैदिक काल का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उसमें कर्म पर आधारित थी। आप जैसा कर्म करेंगे, आप वेद पुराण शास्त्र आदि का अध्ययन करते हैं, आप विदुषी हो जाते हैं, आप विद्वान हो जाते हैं, तो आप ब्राह्मण, मतलब कर्म पर आधारित आप क्या कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जो आज वर्तमान परिस्थितियां हैं, इसमें जो ये नियम और कानून बनाए गए, ये समाज को देखते हुए बहुत अच्छा है। अगर आप जो है शाकाहारी बने, मांसाहारी न बने, शाकाहारी बने, तो शाकाहारी के अंतर्गत अगर आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो इससे श्रेष्ठ और क्या है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतये सहजम पुरुषात् आयुष्मृग्यम प्रतमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत के जो 6 धागे हैं, 6 धागे बहुत महत्वपूर्ण धागे हैं। इसमें 3 धागे ब्रह्मा विष्णु और महेश के हैं। 3 धागे जो हैं वो पत्नी के हैं। 3 धागों में एक धागा जो है पत्नी का, एक धागा जो है माता और पिता का, और जो तीसरा धागा है वो धागा जो है सास और ससुर का है। ये जो यज्ञोपवीत में 6 धागे हैं, 6 धागे हमें संस्कार ही सिखाते हैं, और इन्हीं संस्कारों के अंतर्गत हम अपने से बड़ों का आदर कैसे करें,
सम्मान कैसे करें। दूसरा कारण ये बनता है कि यज्ञोपवीत धारण करने से अनेक प्रकार की जो गलत सोच हैं, ये सोच भी मस्तिष्क से अलग होती हैं और अच्छी सोच मस्तिष्क में जन्म लेती हैं, विचारधाराएं अच्छी होती हैं और समाज के लिए हम एक अच्छे नागरिक के रूप में उभर कर आते हैं। इसलिए समाज के सभी लोगों को ये निर्धारित कर देना चाहिए कि सभी लोगों को, चाहे किसी भी जाति का हो, वो यज्ञोपवीत धारण करें। तो ये बताया गया है कि हाँ, तो इस माध्यम से यज्ञोपवीत धारण करना तथा धार्मिक उत्सव मनाना आदि, और इसके फलस्वरूप आप आगे देखेंगे प्रभुत्व जातियां। तो स्वतंत्रता के बाद जमींदारों की भूमि भूस्वामित्व अधिनियम के अंतर्गत सीमांत, लघु तथा भूमिहीन किसानों को बेच दी गई और कुछ भूमि कारखानों की स्थापना हेतु बेच दी गई। इस प्रकार मध्यम श्रेणी के भूधारकों ने भूमि अर्जित की और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर उच्च जातियों में शामिल हो गए। जनजातीय समुदाय। जनजाति एक आधुनिक शब्द है जो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने निवासी हैं। जनजात एक आधुनिक शब्द है जो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने निवासी हैं। जनजाति शब्द का प्रयोग औपनिवेशिक काल में प्रारंभ किया गया था, जो मुख्य रूप से प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया। जनजातियों का वर्गीकरण। जनजातियों का वर्गीकरण स्थायी एवं अर्जित लक्षणों में किया गया है। स्थायी लक्षण। स्थायी लक्षणों में क्षेत्र, भाषा, शारीरिक विशिष्टताएं और पारिस्थितिकी आवास शामिल हैं। भौगोलिक क्षेत्र। जनजातीय जनसंख्या का लगभग 85% भाग मध्य भारत में रहता है, जो पश्चिम में गुजरात तथा राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक फैला हुआ है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कुछ भाग आंध्र प्रदेश के शामिल हैं। तो इस तरह से भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो जनजातीय व्यवस्थाओं में भौगोलिक क्षेत्र में इस तरह के प्रदेश आते हैं जहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं और जनजातियों के वर्गीकरण के साथ साथ आज का वादन यहीं पर समाप्त होता है। और बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप इस वादन को विशेष रूप से सुने, मनन करें, चिंतन करें और समझें। पिछले लेसन के हमने आपको प्रश्न उत्तर प्रेषित किए हैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर, उसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और उसकी फ़ोटो हमारे नंबर पर प्रेषित करेंगे। जय हिंद।